हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। अपन आज स्टडी के मटेरियल में अमाशय या जिसको स्टमक कहते हैं इसकी स्टडी करेंगे। पहले अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ महत्वपूर्ण पार्ट अपन ग्रास नली इसोफेगस तक कंप्लीट कर लिया था। उसमें क्रमांकुंजन गति के द्वारा भोजन को बोलस को आगे अमाशय में भेजा जाता है। अब आगे भोजन को भेजा जाता है, ये कार्टिलेज की बनी हुई जो इसोफेगस है उसमें क्रमांकुंजन गति होती है, फिर आगे भोजन अमाशय में चला जाता है। उसके बाद 3 या 4 घंटे तक वहाँ भोजन रुकता है और फिर हमारा मस्तिष्क संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा उसको उद्दीपन करता है कि अब भोजन का पाचन करो, हमारे शरीर में एनर्जी की अब्सेंटी हो गई है। तो इस प्रकार से भोजन की पाचन की प्रक्रियाएँ स्टमक में होगी। इसको अपन आज पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि डिजिटल सुविधा के अनुसार पढ़ाते हैं। मेरे पास ये वाइट बोर्ड है, लेकिन मेरे पास इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अपसेंट की वजह से आज मैं आपको इस कैमरा के माध्यम से कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि आपको भी पता है, आप भी समझदार हैं मेरे पास इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अपसेंट क्यों है। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं अमाशय या जठर की। आज अपन बात करेंगे अमाशय की। अमाशय या जिसको जठर या जिसको पेट या जिसको उदर या स्टमक के नाम से इनको जाना जाता है, बहुत सारे नाम हैं, ये एक ही है। ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता क्या है, ये अमाशय है, ये जे आकार की आकृति है। कितनी कैसी आकृति है, जे शेप की आकृति है। तो ये जे शेप की आकृति होती कैसी है, ये जो हमारा इसोफेगस है, इस इसोफेगस से भोजन क्रमांकुंजन गति करता हुआ भोजन जब आता है तो ये जे आकार की एक वक्ष गुहा में आकृति जो शरीर में बाईं तरफ होती है, जो हमारी वक्ष गुहा में बाईं तरफ स्थित होती हैं। किस तरफ स्थित होती हैं? बाईं तरफ स्थित होती हैं। और इसमें जब भोजन या क्रमांकुंजन गति करता हुआ भोजन इसोफेगस से यहाँ आएगा तो यहाँ एक अवरोधनी मिलेगी। इस अवरोधनी का नाम है गर्शिका अमाशय अवरोधनी। गर्शिका अमाशय अवरोधिनी। ठीक है, तो गर्शिका अमाशय अवरोधनी क्या करता है कि उल्टे प्रवाह को रोकता है। भोजन जब भी अमाशय में चला आता है फिर उल्टे प्रवाह को रोकने का कार्य ये गर्शिका अमाशय अवरोधनी करती है। फिर यहाँ भोजन आ जाता है और जब भोजन यहाँ आता है तो यहाँ 3 या 4 घंटे रुकता है। कितना? 3 या 4 घंटे। भोजन कितना रुकता है यहाँ? 3-4 घंटे। और 3-4 घंटे जब भोजन रुकता है तो इसमें बहुत सारी संवेदी कोशिकाएं लगी होती हैं। जब हमारे शरीर में एनर्जी की अब्सेंट होती हैं तो मस्तिष्क के पास संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा ये प्रेरक भेजा जाता है कि आप अब भोजन, हमारे शरीर में एनर्जी की अब्सेंट है, अब भोजन का पाचन करो और आगे भोजन का डाइजेशन करवाने के लिए छोटी आंत में भोजन का आगे भेजो। ठीक है, तो इस प्रकार से भोजन की प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले तो ये ऊपर वाला भाग तो कहलाता है कार्डियक भाग, इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसको जठरागम भाग कहते हैं। ये जठरागम भाग। और जो 20 वाला भाग है इसको फंडस भाग कहते हैं, इसको फंडस भाग कहते हैं। और जो तीसरा ये भाग है नीचे वाला, इसको जठरा निर्गम या पाइलोरिक भाग कहते हैं। जठरा निर्गम भाग या इसको पाइलोरिक भाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। यहाँ कोशिकाओं में प्रमुख रूप से पेप्टिक कोशिकाएं यहाँ पाई जाती हैं, या ऑक्सिंटिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ इसके जो ये आर नाल का जो अमाशय का पार्ट है, इसमें पेप्टिक कोशिकाएं, पेप्टिक सेल और ऑक्सिंटिंग सेल। कैसी? ऑक्सिंटिक सेल।
ऑक्सिनटिक सेल, ऑक्सिनटिक कोशिकाएं और पेप्टिक कोशिकाएं यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें कोशिकाएं ये पाई जाती हैं, इनके 3 भाग होते हैं। अब होता क्या है कि ये भोजन का पाचन प्रमुख रूप से इसमें प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन का पाचन प्रमुख रूप से होता है और जो प्रोटीन का पाचन होता है इसमें ये जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस का ये अमाशय सिक्रेशन करता है और इस जठर रस में इसका पीएच होता है वो लगभग 6.8 के समथिंग होता है और ये अम्लीय होता है। कैसा होता है? ये अम्लीय होता है क्योंकि इसमें किसकी उपस्थिति होती है? HCl की उपस्थिति होती है। जठर रस में प्रमुख रूप से पहला तो निकलता है जल, दूसरा है इसमें निकलता है HCl और तीसरा है इसमें निकलते हैं एंजाइम। एंजाइमों में 2 प्रमुख हैं एंजाइम। पहला एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन और दूसरा जिसका नाम है रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा और रेनिन हमारे अमाशय में दूध का पाचन करेगा। जब भ्रूणावस्था में छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे में जब पाचन की प्रक्रियाएं, पेप्सिन वो प्रोटीन को ले नहीं सकता, बड़े कार्बन जो बड़े कंपाउंड्स हैं उनको ले नहीं सकता, तो उसको रेनिन की प्रक्रिया के द्वारा, रेनिन एंजाइम की प्रक्रिया के द्वारा उसका दूध का पाचन, कैसीन प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर जो स्टमक है इसमें होता है। तो सबसे पहले जल की बात कर लेते हैं। जल होता है वो जल का उपापचयी प्रक्रियाओं के में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए जल हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी है। और HCl है इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जो प्रमुख कार्य है इसको अपन समझ लेते हैं। जो HCl का प्रमुख कार्य ये है कि जो पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम्स है ये पहले डीएक्टिवेट होते हैं। ये डीएक्टिवेट मतलब ये कार्यरत नहीं होते, ये डीएक्टिवेट होते हैं। डीएक्टिव, तो डीएक्टिव होने का कारण ये कार्य नहीं कर सकते, ये हमारे भोजन पर कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले किसके? HCl के। तो हमारे जो अमाशय में जो जठर रस है उसमें स्त्रावित सिक्रेशन होने वाला जो HCl है, ये HCl ऑक्सिनटिक कोशिकाओं द्वारा इसका सिक्रेशन होता है। HCl का निर्माण कौन करती है? ऑक्सिनटिक कोशिकाएं। ऑक्सिनटिक सेल के द्वारा इसका निर्माण होता है और जब ऑक्सिनटिक सेल इसका निर्माण कर देती है तो ये हमारे अमाशय में चला आता है और जब अमाशय में आता है तो ये भोजन के साथ मिक्सिड हो जाता है। और जो भोजन के साथ मिक्सिड हो जाता है उससे पहले क्या करता है कि ये जो हमारे शरीर में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है, ये पहले डीएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? डीएक्टिव। जब ये डीएक्टिव होते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं, तो इसको सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ये HCl की होती है। ये पेप्सिन है, इस पर जब HCl क्रिया करता है तो ये एक्टिव पेप्सिन में बदल जाता है, एक्टिव पेप्सिन में बदल जाता है। और जो रेनिन है ये डीएक्टिवेट है। और जो ये भी डीएक्टिवेट जो रेनिन है, इस पर भी जब प्रक्रियाएं, इस पर भी जब HCl क्रिया करेगा तो ये भी एक्टिव रेनिन में बदल जाएगा। अब ये महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भोजन के डाइजेशन में एंजाइम्स करते हैं। एक्टिव पेप्सिन और एक्टिव रेनिन ये प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी स्टमक में 90% प्रोटीन का पाचन यहीं हो जाता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि HCl है, ये HCl का काम ये हो गया, इस
जो जठर रस की पीएच है वो 6.8 के समथिंग होती हैं, वो अम्लीय होती हैं क्योंकि उसमें HCl उपस्थित होता है। जब ये HCl उपस्थित है तो HCl का कार्य क्या है? HCl का प्रमुख रूप से तो कार्य यही है कि भाई ये डीएक्टिवेट एंजाइमों को एक्टिवेट प्रकृति में लाता है। जब ये एक्टिवेट करता है तो एक्टिवेट करने के साथ साथ जब अपन क्या करते हैं कि मूर्खों की तरह ज़्यादा भोजन खा जाते हैं। अब देखो ज़्यादा भोजन खाना, ये जो HCl है इसकी भी बढ़त हो जाएगी। अपन क्या करेंगे, जब ज़्यादा भोजन लेंगे तो ये डीएक्टिवेट जो पेप्सिन और रेनिन है, रेनिन तो बच्चों में होता है लेकिन पेप्सिन है उसको एक्टिवेट करने के लिए HCl की मात्रा ज़्यादा सही है। अब जब भोजन ज़्यादा है तो ये पेप्सिन भी ज़्यादा सही है। अब जब भोजन ज़्यादा पेप्सिन ज़्यादा सही है तो जो डीएक्टिवेट पेप्सिन है उसको एक्टिवेट करने के लिए HCl की मात्रा भी ज़्यादा सही है। तो आपने सुना ही होगा कि जब ज़्यादा HCl हमारे पेट में आ जाता है, ज़्यादा अम्ल हमारे पेट में आ जाता है तो उसकी पीएच कम हो जाती है। पीएच कम होने का मतलब अम्लता ज़्यादा बढ़ जाएगी। पीएच जब आपने पीएच स्केल देखी होगी, जब सांस से वापस एक की तरफ आते हैं तो अम्लीय ज़्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेट जो एसिड होता है, ठीक है, वो इस तरफ ज़्यादा बढ़ता है तो होता है। ये प्रबल अम्लीय की तरफ व्यवहार कर देगा। जब ज़्यादा अम्ल हमारे स्टमक में हो जाएगा तो एसिडिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डीएक्टिवेट पेप्सिन को HCl जब ज़्यादा क्रिया करेगा तो एक्टिव में बदलाएगा, और जब एक्टिव पेप्सिन ज़्यादा क्रिया करेगा तो ही हमारे भोजन का पचन कर पाएगा। जब ज़्यादा भोजन लेने पर HCl की मात्रा ज़्यादा तो पीएच कम, जब पीएच कम तो हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? अम्लता बढ़ जाएगी, जिसको एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी कहते हैं। अब देखो एसिडिटी हमारे शरीर में बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अपने बार बार खट्टापन अपने को लगेगा कि खट्टापन डकारें वो शुरू हो जाएगी। वो किस प्रकार से होती हैं? वो ज़्यादा भोजन लेने से HCl की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से हो जाती है। तो उसको दूर किस प्रकार से किया जाता है? अपन इनो पीते कि यार इनो पियो जिससे गैस दूर हो सकता है। वो होता क्या है, प्रक्रियाएं क्या होती है? अपन जो इनो लेते हैं, इनो में होता क्या है, MgOS अल्टवाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सारिये है, ये सारिये हैं, और जब हमारे पेट में HCl की मात्रा अम्लता ज़्यादा है तो ये सारी इस पर क्रिया करेगा तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा इसको डीएक्टिवेट HCl को कर देगा और हमारे पेट में से अम्लता दूर हो जाएगी। इसी प्रकार जब अपन कहते हैं कि मक्खी का जो मधुमक्खी डंक देती है, डंक देने के पश्चात कहते हैं कि कोलगेट का यूज़ करें या सर्फ का यूज़ करें, डिटर्जेंट का यूज़ करें। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे पदार्थ हैं। जो कोलगेट है ये भी सारे हैं, क्योंकि मुंह में जो भी अपने अम्लता है उसको दूर करने का कार्य करते हैं। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रियाओं को संतुलित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से अपन सारी और अम्लीय को मिलाते हैं तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया बनती है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब HCl के साथ क्रिया करेगा, ये HCl के साथ क्रिया करेगा तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। उदासीनीकरण होगा क्या कि जो MgOS सॉल्टवाइज है ये HCl के साथ क्रिया करेगा तो MgCl बना लेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा और जल का निष्कासित कर देगा, और इस प्रकार से ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना के हमारे शरीर में अम्लता को दूर कर देगा और एसिडिटी को दूर कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से अम्ल की कार्य जो एसिडिटी है इस प्रकार से होती है और इसको दूर इस प्रकार से किया जा सकता है। अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब देखो हम लेते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन लेते हैं, इस प्रोटीन को पचाने का कार्य ये जो अपन ने HCl से एक्टिव किया था पेप्सिन, ये कार्य करता है। जब इस पर पेप्सिन कार्य करेगा तो इसको पेप्टाइड्स में बदल देगा या इसको पेप्टोड में भी बदल सकता है। पेप्टोज
पेप्टाइडस या पेप्टोज में इसको बदल देगा, तो यहाँ होगा क्या कि ये पॉलीसेकेराइड से ये डाइसेकेराइड में बदल देगा ये, और यहाँ 90% प्रोटीन का पाचन यहाँ आमाशय स्टमक में हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन प्रोटीन की बात करते हैं, जो कैसीन प्रोटीन होती है। दूध में हमारी कैसी प्रोटीन होती है? कैसीन। जब बच्चा इससे ऐसे जो जटिल भोज्य पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकता, तो कैसीन प्रोटीन दूध में होती है, इसको भी पचाने की ज़रूरत होती है। तो ये होता क्या है? कैसीन प्रोटीन होती है। ठीक है, ये जो रेनिन नामक एंजाइम होता है, एक्टिवेट रेनिन नामक एंजाइम, इस दूध पर पाचन करता है। ये होता किसमें? दूध में होती है प्रोटीन। तो इस पर जब रेनिन क्रिया करेगा तो इसका पायशीकरण हो जाएगा, पायशीकरण हो जाएगा और बड़े बड़े दूध के अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देगा। जब छोटे छोटे में तोड़ देगा तो ये जल के साथ मिक्सड हो जाएगा, इसलिए पायशीकरण के रूप में बदल जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी जो एंजाइम है इसकी ये कार्यप्रणाली होती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि बात करते हैं कि अपन जो अल्कोहल लेते हैं, आपको पता है कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं। जब ज़्यादा एक्सेस मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया जाता है तो हमारे शरीर में अल्कोहल को भी पचाने की कार्य प्रगति कौन रखता है? आमाशय स्टमक रखता है। तो जब अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है तो हमारे शरीर में उसका पाचन होता है। पाचन की प्रक्रिया के द्वारा उसमें बहुत सारे हानिकारक कंपाउंड्स बनते हैं, जिनका नाम है एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन। जब शराब का ज़्यादा सेवन किया जाता है तो उसमें दो कंपाउंड आमाशय में बन जाते हैं, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड। एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड ये दोनों बन जाते हैं। अब देखो ये दोनों बन जाते हैं तो इसको बेचारा कोई आमाशय तो लेकर बैठा नहीं रहेगा, हमारे शरीर का स्टोरेज हाउस के रूप में कार्य करता है। यकृत या जिसको लीवर कहते हैं, ये कार्य करता है। और ये दोनों कंपाउंड्स आमाशय यकृत के पास भेज देता है कि यकृत तू रख, मेरे पास इसका कोई स्टोरेज नहीं। तो यकृत बेचारा अपने पास लिए इनको बैठा रहता है, और जब बैठा रहता है तो ये हानिकारक कंपाउंड से और इनकी वजह से लीवर डैमेज हो जाता है। ज़्यादा जब एक्सेस मात्रा में ये हानिकारक कंपाउंड्स हो गए तो लीवर कैसा हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। और जो लीवर डैमेज हो जाएगा तो हमारे शरीर में लीवर डैमेज तो सारी प्रक्रियाएं रद्द, क्योंकि लीवर ही स्टोरेज हाउस का कार्य करता है। एनर्जी भी इसके पास रहती है और महत्वपूर्ण कुछ कंपोनेंट है वो भी लीवर के पास ही रहते हैं। इस प्रकार से लीवर डैमेज होने की प्रक्रियाएं एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड ज़्यादा शराब सेवन करने से हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी हमारे शरीर में भोजन अपन ग्रहण करते हैं और ये भोजन आमाशय में आता है, भोजन आमाशय में आता है, और जब आमाशय में जठर रस इसके साथ मिल जाता है, क्या मिल जाता है? जठर रस। तो इस अर्धपचित भोजन को कायम कहा जाता है, अर्धपचित भोजन को कायम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लारी रस मिलती थी तब भोजन बोलस कहलाता था, और यहाँ भोजन कायम कहलाता है। ठीक है, अब भोजन का इस तरह से हो गया कार्य कि 4 घंटे तक भोजन उपस्थित रहा, फिर ये प्रक्रियाएं हमारे शरीर में भोजन में हुई, फिर भोजन कहेगा अब हमारे पास आमाशय में तो सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो गई, अब भोजन तो छोटी आंत में चला जा। अब देखो भोजन छोटी आंत में जाएगा, लेकिन छोटी आंत में जाने से पहले अपने को पता है कि जो ये आमाशय है, ये आमाशय यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है जिसका गर्शिका आमाशय अवरोधनी नाम है, और यहाँ पर भी एक अवरोधनी पाई जाती है जिस अवरोधनी का नाम है जठरा निर्गम अवरोधनी। जठरा निर्गम अवरोधनी, जो जठरा निर्गम अवरोधनी है, इन्हीं अवरोधनी की वजह से ही तो 4 घंटे भोजन यहाँ रहता है, और 4 घंटे के बाद भोजन जब नीचे ग्रहणी में प्रवेश करता है, छोटी आंत के पहले पार्ट ग्रहणी में प्रवेश करता है, तो जठरा निर्गम अवरोधनी उसको वापस भोजन आमाशय में आने से रोकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जठरा निर्गम अवरोधनी का कार्य होता है।
ये जो जठरा जो निर्गम पार्ट है ये ग्रहणी से जुड़ा होता है। ये फंडस है, बीच वाला है, और ऊपर वाला ईसोफेगस या ग्रास नली से जुड़ा हुआ भाग जठरागम भाग है। तो जब यहाँ भोजन आ जाता है तो यहाँ भोजन आने पर यहाँ ग्रहणी में बहुत सारे पाचक रस आते हैं। यहाँ से अग्नाशय आता है, अग्नाशय से बहुत सारे पाचक रस आते हैं, और यहाँ पर जो यकृत होता है हमारा, इस यकृत की पालियों से जो पित्त रस आता है ये भी इनसे आता है। इस ग्रहणी में प्रवेश करता है और ग्रहणी में पाचन की प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रियाएं अमाशय में होती हैं, और अमाशय के बाद ग्रहणी में जब प्रवेश करता है तो अपने को अग्नाशय, पैनक्रियाज और लीवर दोनों को पढ़ना है। ये दोनों ऐसी ग्रंथियाँ, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और ये मिक्सड ग्लैंड बहिस्रावी और अंतःस्रावी एंजाइम्स की भी सेक्रेशन करता है और हार्मोन की भी सेक्रेशन करता है। इस प्रकार से इसका पाचन अपने पढ़ा कि भोजन को अपन ने अमाशय से बाहर निकाल दिया है, अपन अब ग्रहणी में प्रवेश करा चुके हैं। इसकी स्टडी अपन अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, सभी को, क्योंकि आपने क्लास ऐसी देखी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।